2021 में जब नीट का रिजल्ट आया तब बहुत चर्चा हुई कि जो कट ऑफ है वो पिछली बार से भी हाई जा सकती है, क्योंकि मेरिट जो है वो ज़्यादा ही बनी है। समय के साथ नियम बदल गए, काउंसलिंग की शुरू होने में काफ़ी ज़्यादा देरी भी हो गई। और आप में से जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि कभी भी जब एडमिशन की बात हो तो सिर्फ लास्ट ईयर की कट ऑफ को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ का जो ट्रेंड होता है ये हर साल बदलता है और वर्तमान परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब ऑल इंडिया कोटे के राउंड 1 का रिजल्ट है, कट ऑफ जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में लो गई है। और केरल जैसे राज्य जहां पे कट ऑफ 600 हुआ करती थी, इस बार 550 तक भी सीटें अलॉट हुई हैं। क्या वजह है वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अब कर्नाटक के राउंड 1 की अलॉटमेंट आई है और बहुत अच्छी बात है कि कर्नाटक राउंड 1 में जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लोवेस्ट कट ऑफ मेरिट सीट की बात करें तो 28 मार्क्स नीचे है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास अच्छे मार्क हैं 2021 में। उन सबको सलाह दी जाती है कि कर्नाटक की काउंसलिंग में बने रहेंगे और जो भी कॉलेज मिलता है वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 28 मार्क्स की मार्जिन होना। दूसरी बड़ी बात है कि जो हर साल फीस बढ़ते आ रही थी कर्नाटक में पिछले 3-4 वर्षों से, उस पर भी रोक लगी और जो मेरिट फीस है वो 9,94,000 रुपए ही है। ऐसे में ये रियली गुड न्यूज है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जिनका भी एडमिशन केरल और कर्नाटक में हो जाएगा ये कैंडिडेट बाकी स्टेट की मेरिट से भी बाहर हो जाएंगे, तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की भी कट ऑफ राउंड 2 में आउटसाइडर कैंडिडेट्स के लिए नीचे जा सकती है। चलिए बात करेंगे कर्नाटक राउंड 1 के कट ऑफ के बारे में। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ फिर से सेंट जॉन की रही है, ये पिछले साल की तुलना में भी 3 मार्क्स ज्यादा है, 631 स्कोर पर क्लोज हुआ है। लोवेस्ट कट ऑफ कहां की रही है? जो नया कॉलेज आया था कर्नाटक में, जीआर मेडिकल कॉलेज, जो कि मैंगलोर में है, 563 पर क्लोज हुआ है। बैंगलोर के जितने कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ हायर साइड में है, 600 के आसपास ही है। जो कंप्लीट कट ऑफ है वो आप देख लीजिए स्क्रीन पे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इन्हें पोस्ट कर दूंगा। तो ये जो कट ऑफ है ये ओवरऑल काफी अच्छी देखने को मिली है कर्नाटक में और एक गुड साइन है। अब जो मॉप अप राउंड होगा इसमें 550 के नीचे, मैं तो कहूंगा 500 तक के कैंडिडेट्स को भी जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मॉप अप राउंड ऑफलाइन होता है। कट ऑफ की बात हो गई, अब जिनको भी सीट अलॉटमेंट हुई है उनको एक बार दोहरा देता हूं कि आगे क्या करना है। चॉइस एंट्री का ऑप्शन सिर्फ एक बार मिलता है, यानी कि चॉइस एंट्री भरते समय आप ध्यान रखेंगे कि गलत चॉइस एंट्री वहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसे सुधार नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिली है इनको कोई चॉइस एंट्री नहीं करनी है, आप सीधे सीधे राउंड 2 के अलॉटमेंट का इंतजार करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट का क्या जिन्होंने अब तक अप्लाई ही नहीं किया है, ऐसे कैंडिडेट वेट करेंगे मॉप अप राउंड में। अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं तो वो मॉप अप राउंड में रजिस्टर करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर्नाटक राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशंस या फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है। अब 4 चॉइसेस हैं, चॉइस एंट्री के 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 चॉइस एंट्री जो होती है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो फाइनल है, वो अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते। इनके लिए ये एडवाइस है कि वेबसाइट पे एक लिंक आएगा कहिए कि वहां पे क्लिक करके जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है उसे जमा करेंगे, अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जगह बताई गई है, मेनली कहिए का जो ऑफिस होता है वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बैंगलोर में, वहां पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे और उसके बाद तय समय सीमा के अंदर कॉलेज भी रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी अगर आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल माना जाएगा। तो तय समय सीमा में ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। जो डिटेल्ड गाइडलाइन है समय सीमा वो ऑलरेडी शेड्यूल में दिखाई जा चुकी है। इसके बाद उनका जो एडमिशन है यहीं पर क्लोज हो जाएगा, वो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो जो शेड्यूल है वो 2 बार अपडेट हो चुका है केईए के, लेकिन बावजूद इसके जो रिजल्ट 7 तारीख को आना था वो आज आया है। तो ऐसे में जो देरी है वो संभावित है, लेकिन डेट का एक्सटेंशन अभी तक नहीं हुआ है। तो जो टाइमलाइन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 8 से 10 तारीख के बीच ही है। इसी टाइमलाइन के हिसाब से आप तैयारी करके जाएंगे। कॉलेज रिपोर्टिंग की जो लास्ट टाइमलाइन है वो 11th है। तो वेबसाइट विजिट करते रहें, अगर एक्सटेंशन होता है तो और बात है, अदरवाइज आप इस टाइमलाइन के अंदर ही अपनी सारी प्रक्रिया पूरी
कर लेंगे। हालांकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स चॉइस 2 करेंगे। चॉइस 2 के बारे में ब्रीफ कर देता हूं। चॉइस 2 का मतलब यह है कि आपको अभी जो भी सीट मिली है उसको आप होल्ड करते हुए आगे अपग्रेडेशन में जाएंगे, यानी कि उससे बेहतर ऑप्शन के लिए आप राउंड 2 की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसके लिए आपको ये करना है कि उसी लिंक पे जाके जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है उस फीस का पेमेंट कर देना है। आप अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड कर पाएंगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं जाना है। पहले ब्रोशर में यह लिखा हुआ था कि चॉइस 2 जो लोग ऑप्शन चुनेंगे उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा। यही मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन जो रिसेंट नोटिस है इसके हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुई है जो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करेंगे और राउंड 2 की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेंगे। चॉइस 2 जो लोग भी एंटर करेंगे उनको चॉइस फिलिंग में अपने चॉइसेस को रीसीक्वेंस करने का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं होती है, यानी कि राउंड 1 में जो चॉइसेस फिल कर दी जाती हैं उन्हें ही एक्सरसाइज करता है कंप्यूटर अलॉटमेंट के लिए। बट जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिल गई है और अब वो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, उनके लिए एक कंडीशन होती है। मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए कि राउंड 1 में आपने टोटल 30 चॉइसेस भरी थी और उन 30 के बीच से 15th नंबर की आपकी जो चॉइस है ऊपर से कंप्यूटर चेक करता है, तो ऊपर से जो 15वें नंबर की चॉइस है अगर वो सीट आपको अलॉट हो गई है, वो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया है और आप अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, तो राउंड 2 में 1 से लेके 15 तक 15वां कॉलेज मिल गया, यानी 16वां से लेके 30th कॉलेज जो है ये सारे कॉलेजेस आपके ऑप्शन में नहीं है। अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है कि जो सीट मिल गई है उससे बेहतर कॉलेज, और ये बेहतर कॉलेज कंप्यूटर किस भाषा में समझता है, वो ये देखता है कि आपने कॉलेजेस को किस सीक्वेंस में रखा है। यानी कि 1 से लेके 14 तक के जो ऑप्शंस हैं सिर्फ वही अवेलेबल होंगे आपके लिए राउंड 2 में। आप चाहें तो इनमें चेंजिंग कर सकते हैं, इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं या फिर इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। 15 के बाद वाले जो ऑप्शंस आपने डाले हैं अगर उनमें से कोई कॉलेज चाहिए तो आप नहीं ले पाएंगे। तो ये नियम है सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो चॉइस 2 एंटर करेंगे और चॉइस 2 में उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बाद अपग्रेडेशन मिलने की जो संभावना है वो बनी रहेगी। चॉइस 3 क्या है? ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट मिली है लेकिन वो उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राउंड 2 भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कोई भी सीट अलॉट हो गई, आप उस पर फीस नहीं देना चाहते, आप इसको एक तरीके से फ्री एग्जिट मान सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट वहां पे चॉइस 3 एंटर कर देंगे। जो भी कॉलेज उनको अलॉट हुआ है वो राउंड 2 में उनके ऑप्शन से हट जाएगा। फिर से एग्जांपल समझिए कि अगर आपने 30 चॉइसेस भरी थी और आपको 16वें नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने यहाँ पे चॉइस 3 एंटर कर दिया है, तो राउंड 2 में आपके जो 30 चॉइसेस हैं उनमें से 16 नंबर वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। बाकी के जो 29 कॉलेजेस हैं वो फिर से एक्सरसाइज किए जाएंगे और आपकी मेरिट के हिसाब से उसमें से जो सीट अलॉट होगी वो आपको राउंड 2 में लेनी पड़ेगी। तो ये चॉइस 3 का एंट्री ऑप्शन है। इसके अलावा चॉइस 4 भी है जो कि उतना ज्यादा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि चॉइस 4 का मतलब ये होता है कि आप उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से ही क्विट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेने हैं। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो चॉइस 2 और चॉइस 3 ही करेंगे और इन दोनों के जो नियम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट को कर्नाटक में सीट मिल गई है आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ मार्क्स से बच गए हैं वो इंतजार करेंगे राउंड 2 में, और कट ऑफ नीचे जाएगी और मॉपअप में भी थोड़ी और नीचे जाएगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कर्नाटक से। अच्छे से काउंसलिंग करिए, अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।